ठंडी हरी घास पर लेटे हुए रहना, छोटी छोटी बूंदों का छूकर कुछ कहना, कपाती आवाज वो बारिश की गड़गड़ाहट, दे दे मुझे कोई मेरी वो चाहत, बुलबुल की बोली वो कदमों की आहट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित निर्वाण और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IPA साइंस में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आप सर्दियों में कभी भी जब कपड़े उतारते हैं, स्वेटर या कोई भी हमारा कॉटन वाली ऐसी चीज़ जिसमें रोए से खड़े रहते हो, तो उसमें चट चट जैसी आवाज़ें निकल कर आती हैं। हो सकता है आपने देखा हो तो चिंगारी भी निकलती हैं, जो कि उनमें लाइट भी दिखती है। आपने कभी फील किया हो करंट सा भी हमारे अगर पास हम अपने हाथ के पास लेकर आए तो हमारे बाल भी खड़े हो जाते हैं हाथ के। वो सब जो चीज़ें हैं वो एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे भौतिकी क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। उसी घटना के बारे में आज से लगभग 2000 साल पहले यानी कि ईसा के जन्म से 600 साल पहले एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक दार्शनिक थे थेल्स। उन्होंने एम्बर को एक दूसरी चीज़ से रगड़ा यानी कि कांच की छड़ से यानी कि ग्लास रोड से उन्होंने रगड़ा। तब उन्होंने देखा कि एम्बर में एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है जिसकी वजह से वो एम्बर हल्की हल्की वस्तुओं को, जैसे कि छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े, इन टाइप की वस्तुओं को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की उसमें प्रॉपर्टी आ गई थी। अब उस बात को उस टाइम पर कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। फिर उसके बाद काफ़ी टाइम बाद सन 1600 ईस्वी में डॉक्टर गिलबर्ट आए, जिन्होंने कुछ उसी चीज़ को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बताया कि अगर एम्बर को कांच की छड़ यानी कि ग्लास रोड से रगड़ा जाए तो उसमें भी एक ऐसी ही प्रॉपर्टी आती है कि वो हल्की हल्की ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। फिर उन्होंने और दूसरे एक्सपेरिमेंट करे तो उनमें भी यही पाया कि अगर बिल्ली की खाल से एबोनाइट की रोड को यानी कि आबनूस की छड़ को रगड़ा जाए तो उसमें भी एक ऐसी ही प्रॉपर्टी आती है कि वो हल्की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। उसके बाद ऐसा बहुत चलता रहा एक्सपेरिमेंट, लेकिन तभी किसी के कोई समझ में नहीं आ रहा था कि हम इस चीज़ को क्या नाम दें क्या नहीं। फिर सबसे पहली जो ऐसी घटना हुई थी वो एम्बर के साथ हुई थी और वो करी थी ग्रीक वैज्ञानिक थेल्स के द्वारा। तो उसी एम्बर को ग्रीक लैंग्वेज में यानी कि ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब उस इलेक्ट्रॉन से लेकर के उन्होंने आगे जब पता चला कि एक ऐसी जो प्रॉपर्टी है इसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिसिटी। और जिस ऑब्जेक्ट में ये प्रॉपर्टी आती है वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है यानी कि विद्युतमय हो जाता है। और इसी तरीके से अगर ये बहुत एक रेयर कंडीशन में एक स्पीड कंडीशन में चले तो इसको नाम देंगे हम इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रिसिटी। अब इसी इलेक्ट्रिसिटी से अब एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जब ये खोज चल रही थी तो उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी ये सिर्फ और सिर्फ रगड़ने से हो रही थी। कोई भी दो ऑब्जेक्ट लिया, एक ये दोनों को आपस में रगड़ा तो दोनों को रगड़ने से ही जनरेट हो रही थी। तो इस इलेक्ट्रिसिटी को नाम दिया गया था फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी यानी कि घर्षण विद्युत। उसके बाद जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही थी उस प्रॉपर्टी को, उस गुण को उन्होंने नाम दिया था आवेश, चार्ज। यानी कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी बाय विच इज द ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स अनदर ऑब्जेक्ट्स। यानी कि आवेश एक ऐसा गुण है जिसकी वजह से वो दूसरी अन्य वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जैसे कि आपने देखा हो कि अगर सूखे बालों में आप कंघा करें और उसी कंघे को कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर अगर लेकर आएँ तो वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े कंघे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। इसी तरीके से टेलीविज़न की स्क्रीन के पास अगर आप उन्हीं टुकड़ों को लेकर जाएं तो वो टुकड़े स्क्रीन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। यही चीज़ हमारी होती है आवेश के कारण यानी कि चार्ज की वजह से। अब चार्ज के बारे में उन्होंने और एक्सपेरिमेंट किए, तब उन्हें पता चला कि अगर ग्लास की छड़ को एम्बर से रगड़ करके एक लटका दी
दूसरी गिलास की छड़ एम्बर से लेकर के इस तरह से लटका दी। अब दोनों की दोनों छड़ धागे से लटकाई गई हैं, तो धागा बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, तो दोनों छड़ एक दूसरे से दूर जाने लगे, यानी कि दोनों रोड एक दूसरे से रिपेल करने लगे एक दूसरे को। अब इसी तरीके से उन्होंने फ्लानेल की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ करके लटकाया, तो दोनों छड़ एक दूसरे को फिर से रिपेल करने लगी। फिर उसके बाद उन्होंने एक गिलास की छड़ जो कि एम्बर से रगड़ी हुई थी, एक एबोनाइट की छड़ जो कि बिल्ली की खाल से रगड़ी गई थी, दोनों को एक दूसरे के नज़दीक लेकर आए, तो वे दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे थे। यानी कि तब इस एक्सपेरिमेंट से उन्हें पता चला कि कहीं ना कहीं ये जो चार्ज है इसकी दो प्रॉपर्टी है खुद की, वो क्या है, उनका नाम क्या होगा, इसके बारे में अभी कोई डिस्कशन नहीं चला था। बस इतना पता चल गया था कि चार्ज जो है वो दो टाइप का होता है, एक जो रिपेल करता है, दूसरा जो अट्रैक्ट करता है। फिर उसके बाद सन 1750 में आए बेंजामिन फ्रैंकलिन, सन 1750 में आए बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने यूं ही बिना किसी वजह के, बिना किसी ठोस सबूत के, रीज़न के, उन्होंने उसको नाम दे दिया कि एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो नामकरण हुआ था, यानी कि धनावेश और ऋणावेश का जो नामकरण हुआ था, वो आगे चलकर बहुत कामगार साबित होगा, ऐसा किसी ने उस टाइम पर सोचा नहीं था। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब इतना पता चल गया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश, उसके बाद हाइपोथेसिस चली, एक अवधारणा चली कि कहीं ना कहीं ये जो चार्ज आता है एक दूसरे से रगड़ने पर, ये पॉजिटिव पार्टिकल और नेगेटिव पार्टिकल की वजह से आता होगा। जिसके पास पॉजिटिव पार्टिकल आ जाएंगे तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज, और जिसके पास नेगेटिव पार्टिकल चले जाएंगे उसके पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ऐसी हाइपोथेसिस थी। यानी कि अगर मैं मानकर चलिए, अगर मैं इसको और इसको एक दूसरे से रगड़ता हूँ, हालांकि इनमें कोई चार्ज अभी नहीं होने वाला, लेकिन अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे से रगड़ता हूँ, तो रगड़ने पर इसमें से या तो इसमें या फिर इसमें से इसमें कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव पार्टिकल जाएंगे, तभी ये चार्ज हो पाएंगे एक दोनों। दूसरा, दोनों पर इक्वल क्वांटिटी में ही चार्ज होगा। अगर पॉजिटिव पार्टिकल यहाँ से निकल करके मार्कर में निकल कर आए तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें से पॉजिटिव निकल गया और इसके नेगेटिव इसमें आ चुके। तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव होना, नेगेटिव होना, दोनों ही पॉसिबल है। मैं आपको 12 ऐसी ऑब्जेक्ट बताता हूँ जो उस टाइम पर एक्सपेरिमेंट करके बताई गई थी कि किस किस से रगड़ने पर वो कौन सा चार्ज आएगा, यानी कि नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। आपको मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट दोनों टाइप के चार्ज को शो कर सकती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ये डिपेंड करता है कि उससे रगड़ी कौन सी वस्तु जा रही, कौन सा ऑब्जेक्ट उससे रब किया जा रहा है। तो देखिए, मैं आपको उनमें लिख कर दे देता हूँ। अब मैं उन्हें लिख कर बताता हूँ। देखिए, फर, फ्लानेल, ग्लास, कॉटन, सिल्क, वुड, मेटल, रबर, रेजिन, एम्बर, सल्फर और एबोनाइट। मैं देखिए दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। फर, फ्लानेल, ग्लास, कॉटन, सिल्क, वुड, मेटल, रबर, रेजिन, एम्बर, सल्फर, एबोनाइट। इनको मैं हिंदी में लिख देता हूँ। देखिए, फर बोलते हैं बिल्ली की खाल को, बिल्ली की खाल को। ग्लास कांच को बोला जाता है, इसको मैं लिख देता हूँ हिंदी में ही। इसको ये होता है। दूसरा, रुई, रेशम, लकड़ी, धातु, रबड़,
रेजिन, अंबर बोलते हैं इसको। अब अंबर वो वाला मत समझ जाना, आकाश वाला अंबर, आसमान वाला। गंधक और आबनूस। अब मैं इनको बता देता हूँ मैंने लिखे क्यों हैं। देखिए 12 ऑब्जेक्ट ये उस तरीके से हैं कि जिस तरीके से अगर इनको रगड़ा जाए एक दूसरे के साथ तो ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। देखिए किस तरीके से, आपको बस सीधा फिलहाल इतना लिख लीजिए कि पॉजिटिव ऊपर, नेगेटिव नीचे। अगर कोई सी भी इनमें से दो ऑब्जेक्ट कहीं से भी, चाहे ये ले लो, चाहे ये और ये, कोई से भी दो ऑब्जेक्ट लोगे और उनको रगड़ोगे तो उनमें जो सी ऊपर होगी वो पॉजिटिव होगी, जो सी नीचे लिखी गई है वो नेगेटिव होगी। अब देखते हैं, अगर मैं कॉटन को फ्लानेल के साथ रगड़ूं तो फ्लानेल पॉजिटिव होगा, रुई जो रुई होगी वो नेगेटिव होगी, यानी कि ऋणावेश और ये धनावेश होगा। कहीं से कुछ भी आप उठाकर ले लीजिए। अब मैं देखिए आपको एक चीज समझाने के तरीके से बताता हूँ आपको। रेजिन को ले लीजिए और कांच, ग्लास को ले लीजिए। दोनों ऑब्जेक्ट को लेकर हम चलते हैं। कांच को रेजिन से अगर हम रब कराएं तो देखिए कांच पॉजिटिव होगा, रेजिन नेगेटिव होगा। अब इसी रेजिन को अगर मैं गंधक से इससे रब कराऊं, रगड़ूं, तो रेजिन हो जाएगा पॉजिटिव क्योंकि ये ऊपर है गंधक से, और गंधक हो जाएगा हमारा नेगेटिव। यानी कि रेजिन जो है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, डिपेंड करता है कि किस ऑब्जेक्ट से रगड़ा गया। अगर रगड़े जाने वाला ऑब्जेक्ट ऊपर है तो पॉजिटिव होगा, और अगर नीचे है तो नेगेटिव होगा। बस इस टेबल को आप उतार लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इन्हें नोट्स बना सकते हैं अपने। और जो भी चीज़ें भी समझ में नहीं आई होगी, जैसे कि आबनूस किसको कहते हैं, अंबर किसको कहते हैं, और ये रेजिन किसको कहते हैं, फ्लानेल किसको कहते हैं, तो इन सब के मैं इमेज भी दी है मैंने आपको, आप उसमें से देख सकते हैं। अब इसके बाद जो हाइपोथेसिस आई, एक नई अवधारणा आई थी इसके बाद। अभी तक मैंने आपको बताया था कि चार्ज जो आता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल की वजह से आता है। उसके बाद इसका संशोधन किया गया, और उस संशोधन के बाद एक नई थ्योरी जनरेट हुई जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन थ्योरी। उसका नाम था इलेक्ट्रॉन थ्योरी। मैं इसको जरा रफ कर देता हूं। इसके बाद मैं बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी। देखिए इस इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में आपको बताने से पहले थोड़ी सी एक चीज समझ में आनी चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस दुनिया में, इस अर्थ पे जो भी ऑब्जेक्ट है पूरे यूनिवर्स में, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, गैलेक्सी, स्टार वगैरह जो भी कुछ है, वो सब चीजें कहीं ना कहीं छोटी सबसे बेस यूनिट से मिलकर बनता है, जिसको हम बोलते हैं एटम। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जिसको हम बोलते हैं एटम। मानकर चलिए हमारा एक ये एटम होगा, इसका ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस आप सभी को पता है कि पॉजिटिव होता है, किसकी वजह से, प्रोटॉन्स की वजह से। यानी कि यहाँ न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। इसके आउटर शेल में, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर मैं ई बना देता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स राउंड करते रहते हैं इस तरीके से। इसकी कई शेल होती हैं, 4 हों 2 हों, ये डिपेंड करता है इसके एटॉमिक नंबर पर। अब इन शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, देखिए आपको मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने बताया था आपको कि जो पॉजिटिव पार्टिकल और नेगेटिव पार्टिकल एक दूसरे में ट्रांसफर होते हैं। वहां पर एक चीज बस इतना संशोधन हुआ था कि पॉजिटिव पार्टिकल, अब इस एटम में पॉजिटिव पार्टिकल प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन को कभी मूव नहीं किया जा सकता। बहुत असंभव सी कंडीशन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक स्पेशल इसके लिए मशीन बनानी पड़ेगी और हाई लेवल की एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इस प्रोटॉन को निकालने के लिए। तो इजीली क्या निकल सकता है, इलेक्ट्रॉन। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि पॉजिटिव, यानी कि जो प्रोटॉन है, जो पॉजिटिव पार्टिकल हैं, वे मूव नहीं करते किसी भी चीज़ को चार्ज करने में।
आवेश के ट्रांसफरेशन में पॉजिटिव पार्टिकल यानी कि प्रोटॉन हिस्सा नहीं लेते। अब इसमें ज़्यादा इजीली जो निकल सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, ज़्यादा इजीली जो निकल सकते हैं वो इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप देखिए, एक ऑब्जेक्ट में आपको पता होगा कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, यानी कि अगर इस पर मैं 14 इलेक्ट्रॉन मानकर चलता हूं तो प्रोटॉन भी 14 ही होंगे, लेकिन ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। इसको मैं नाम दे देता हूं कि ये नाम इसका एटम ए। दूसरा ही मैं कोई एक दूसरा एटम लेता हूं जिसको इससे रब कराना है, रगड़ना है, यानी कि N P, और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इसमें मूव कर रहे हैं। मैं इसमें इलेक्ट्रॉनों के जो नंबर है वो 10 कर देता हूँ और 10 ही प्रोटॉन होंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन में। एटम इसका नाम हम दे देते हैं एटम बी। अब एक छोटी सी बात देखिए, रगड़ना है यानी कि रब करना है यहाँ से यहाँ। जब हम इनको आसानी से रगड़ेंगे तो कोई भी चीज जो इसका सेंटर देखिए, इसका सेंटर सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। इसके सेंटर में यानी कि न्यूक्लियस में ये जो नाभिक है, इस नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगता है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा हैवी फोर्स होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल फोर्स होता है। इतना पावरफुल फोर्स होता है कि यहाँ से प्रोटॉन को अलग कर पाना शायद ही पॉसिबल हो सके। इसीलिए इसको हम इसमें जो फोर्स लगता है इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यानी कि प्रबल नाभिकीय बल, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं प्रबल नाभिकीय बल। तो रगड़ने पर ये जो चीजें हैं, और दूसरी देखिए नाभिकीय बल। अब इसकी एक खासियत होती है और इसको हम कमजोरी भी कह सकते हैं कि ये जो फोर्स लगता है, ये जो फोर्स लगता है तो इसकी जो रेंज होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ 10 टू द पावर माइनस का 14 मीटर होती है। इसकी रेंज 10 टू द पावर माइनस का 15 यानी कि 10 की घात माइनस 15 मीटर की रेंज होती है। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ यहीं तक एप्लीकेबल होता है। इसकी दूरी जितनी ज़्यादा दूरी बढ़ती जाएगी ये फोर्स उतना ही कमज़ोर होता चला जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉनों पर भी लगता तो है, लेकिन ये वहाँ पर पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, यानी कि इतना पावरफुल नहीं हो पाता। अब इस चीज़ को इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे कि हर स्कूल में जिस तरीके से पीटीआई का खौफ होता है ना, पीटीआई टीचर का खौफ होता है, ठीक उसी तरीके से अगर वो टीचर क्लास में आ जाए और टीचर इतना खूंखार भयानक हो कि बच्चे सभी डरते हों, तो हर एक बच्चा बिल्कुल शांत बैठा रहेगा और जो नज़दीक होगा वो बिल्कुल चुप, और जो लास्ट बेंचर होंगे उन पर उस टीचर का खौफ थोड़ा कम होगा क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, तो पीछे वाले फिर भी करतूत कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ठीक उसी तरीके से ये है, ये हो गया टीचर, ये हो गए पास वाले बच्चे, और इलेक्ट्रॉन हो गए दूर वाले बच्चे। जितने ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतने ज़्यादा इधर उधर निकाले जा सकते हैं। यानी कि पीछे वाला जो लास्ट बेंचर होता है, बैक बेंचर जो होते हैं, वो पीछे वाले गेट से निकल सकते हैं टीचर को चकमा देकर के। ठीक इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी इस न्यूट्रॉन के फोर्स को चकमा दे करके निकाले जा सकते हैं। और वो कब निकलेंगे? या तो इनको एनर्जी मिल जाए या इनको रगड़ा जाए। अब हम बात कर रहे थे रगड़ने वाली की, यानी कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी वाली बात कर रहे थे हम। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की हम बात कर रहे हैं, यानी कि अगर मैं इसको और इसको रगड़ता हूं तो रगड़ने पर प्रोटॉन तो वहीं के वहीं बने रहेंगे, जैसा कि भी मैं आपको समझा चुका हूं। तो निकलेगा क्या? इलेक्ट्रॉन। यहां से यहां इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कितना निकलेगा, इस चीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क बनता है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये क्वेश्चन मार्क बनता है। देखिए इसके क्वेश्चन मार्क के मैं जवाब आपको दे देता हूं। आपने एक जग में पानी लिया और एक छोटा सा गिलास ले लिया, दोनों को एक पाइप से जोड़ दिया, तो कितना पानी जाएगा उसमें? या आप इस तरीके से, मैं आपको इस चीज का एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। देखिए मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं साइड से। सपोज दैट यहां पर एक टैंक रखा हुआ है, सेम साइज का यहां पर है, दोनों को
अगर मैं पाइप से जोड़ दूं और यहाँ पर वाल अभी लगा हुआ है, यहाँ पर वाल लगा हुआ है जो कि इसको बंद रखे हुए है, और मैं इसको पानी से भर देता हूँ, ये खाली है, पानी यहाँ तक आएगा लेकिन यहाँ नहीं जाएगा। जैसे ही मैं इसका वाल खोल देता हूँ तो पानी इसमें भरना स्टार्ट हो जाएगा, और वो कब तक भरेगा ये मैं आपसे पूछता हूँ। देखिए जैसे ही मैं इसको खोल देता हूँ, रास्ता साफ कर दिया, तो पानी यहाँ तक आ जाएगा और इसमें उसी लेवल तक पानी रह जाएगा जितना कि इसमें रहेगा। यानी कि दोनों में पानी का लेवल सेम होगा, चाहे इसका साइज छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेवल सेम रहेगा। ठीक उसी तरीके से इन पर भी, एटम पर, चाहे ये एटम बड़े हों चाहे छोटे हों, लेकिन जब ये रगड़े जाएंगे तो रगड़ने के बाद इलेक्ट्रॉनों का जो लेवल है, इलेक्ट्रॉन्स का जो लेवल है वो सेम होना है। अब सेम करने के लिए देखें, माइनस का 14 और माइनस का 10, माइनस का 14 माइनस का 10, दोनों को ऐड करना है, और ऐड करने के बाद बराबर बराबर बांटना है 2 पार्ट्स में। तो हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आएगा, माइनस का 12 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि दोनों पर, इस पर भी -12 और इस पर भी माइनस, ये माइनस तो फिर वैसे मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए है, इस पर भी 12 इलेक्ट्रॉन और इस पर भी 12 इलेक्ट्रॉन, यानी कि दोनों पर सेम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इसी थ्योरी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी। यानी कि जब कोई दो एटम एक दूसरे से परस्पर रब किए जाते हैं, रगड़े जाते हैं, तो उनके बीच जो इलेक्ट्रॉनों का लेवल है वो सेम हो जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बता दिया कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन इस पर हों और 10 इलेक्ट्रॉन इस पर हों, तो दोनों को रगड़ने के बाद जब बराबर बराबर हो जाएंगे, इस पर 12 और इस पर भी 12, यानी कि दोनों पर 12-12 हो जाएंगे। इसी तरीके से अब हम आगे चलते हैं, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन थ्योरी हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब इससे हम आगे चलते हैं तो इसके टाइप के बारे में। तो टाइप आपको मैंने बता चुका हूँ, 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज। अब देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे होगा, इसी चीज़ को मैं दोबारा से आपको एग्जाम्पल को इसी को समझाता हूँ। देखिए रगड़ने के बाद इस पर प्रोटॉन तो 14 रहे प्लस के, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए थे मैंने बताए थे अभी, 12 माइनस के। इस पर प्रोटॉन कितने थे पहले, +10, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए थे रगड़ने के बाद, -12। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए आप, ऐड करने के बाद कितना बचेगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, लेकिन माइनस का बचेगा और यहाँ पर प्लस का बचेगा। यानी कि इस चीज़ से हमें पता चलता है कि अभी ये जो चार्ज इस पर आया है वो 2 चार्ज आया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर आया है। माइनस हमें ये रिप्रेजेंट बताता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं। ये माइनस का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, यानी कि माइनस की ज़्यादा है या प्लस की ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस ज़्यादा है, प्लस वाला कम है, यानी कि प्रोटॉन कम है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा। इस पर कितने का आएगा, जितना इन दोनों में फ़र्क होगा, डिफरेंस होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस को ही चार्ज बताया जाएगा। सीधी बात आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि किसी भी चीज़ को मैं अगर चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करूँ तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो डिफरेंस आएगा वही हमारा चार्ज, सॉरी डिफरेंस नहीं, प्रोटॉन में से अगर इलेक्ट्रॉन का माइनस कर देंगे तो वो चार्ज आएगा। अब अगर इसका आंसर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव आता है तो नेगेटिव चार्ज होगा उस पर। इसका आंसर आया हमारा -2, यानी कि -2 इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पर इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, और इस पर +2 आया तो इसका मतलब है कि +2 के बराबर चार्ज होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स से कम है, यानी कि जिस भी ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे या फिर प्रोटॉन से ज़्यादा होंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, जिस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। दूसरा, अगर किसी ऑब्जेक्ट से चार्ज निकल जाते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन निकले थे यहाँ से यहाँ, यानी कि इस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकले थे तो इस पर आया पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास आए थे तो इस पर आया नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से इनको ना हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब आगे जो आती है बात वो आती है इसके चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और किसी भी सब्सटेंस को चार्ज के बेस पर हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग बता सकते हैं। इस चीज़ के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके जितने भी जानने में हैं, जितने भी आपके आस पड़ोस में रहते हैं, उन सभी से आप कोशिश कीजिएगा, अगर वो 11वीं का एग्ज़ाम उन्होंने दिए हैं और वो 12वीं में आ गए हैं
तो उन्हें बताइएगा कि इस IP एन साइंस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर ऑल्टरनेट ऑर्डर में हर एक दिन छोड़ करके 12वीं क्लास की वीडियो डलती रहे। तो हमारे चैनल पर बने रहिए और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस फॉर मोर वीडियोज़। और इसी चैनल पर आपको बहुत सारी ऐसी फैक्ट वाली भी वीडियोस देखने को मिलेंगी जो कि नेचर से डिपेंड करती होंगी, जो नेचर में कहीं ना कहीं रिलेट करती होंगी और आपको उन्हें देखकर क्वेश्चन उठता होगा, जैसे कि बिजली का झटका लगता है तो वोल्टेज की वजह से लगता है या एम्पियर की वजह से लगता है। अगर पानी में H2O हैं, दोनों ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही आग को जलाने में सहायता करते हैं, फिर भी आग के ऊपर डालते हैं तो आग बुझ क्यों जाती है। इस टाइप के क्वेश्चनों के आपको आंसर मिलेंगे वीडियोस के थ्रू। और इसी चैनल के साथ बने रहिएगा और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस। जय हिंद, जय भारत।